नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। टीएनआर का काफिला बढ़ता जा रहा है और हम पहुंच चुके हैं कश्मीर में हमने अपना कार्यालय खोल दिया है और वहां पर कश्मीर के प्रसिद्ध जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज हमारा हिस्सा बने हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और साथ में है कंसल्टिंग एडिटर ज्योति पचनंदा और हमारी कंपनी के एक डायरेक्टर दीपक बताएंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और साथ में कश्मीर में किस तरह से हमारी टीम काम करेगी, क्या पहला शो होगा, इसके बारे में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक आपको ज्यादा जानकारी देंगे। ओवर टू दीपक। तो पवन जी ने बहुत सही कहा, हमारा कश्मीर से हो चुका है आगाज, अब कश्मीर में भी गूंजेगी द न्यूज रूम 24 की आवाज। कश्मीर से जो पहला कार्यक्रम हम शूट करेंगे उससे पहले हमने ये सोचा कि इस बार के चुनाव जम्मू कश्मीर में समय चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा है क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलेगा या नहीं। क्या ऑपोजिशन पार्टीज हो या फिर केंद्र में सरकार चला रही बीजेपी, सबकी जुबान पर स्टेटहुड की बात है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस बार के चुनाव एक और बात के लिए अहम है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 जा चुकी है, मगर उसके बाद पहले विधानसभा चुनाव हैं, तो धारा 370 जाना कितना सही था या नहीं था, इसको लेकर भी इस बार वोटर अपने वोट में ही अपनी राय रखेगा। तो इसके ऊपर पहली डिस्कशन कश्मीर के बोटेनिकल गार्डन से श्रीनगर की वादियों के बीच से, जो एक बहुत ही डीप आपको लेकर जाएगी कि आखिर इस बार के चुनाव में क्या हो सकता है। अहमद अली फयाज, विकास शेखर शर्मा और साथ में ज्योति पचनंदा। तो देखिए डिस्कशन और हमें डीएम करके बताइए कि कश्मीर से हमारा आगाज कैसा लगा आपको। और अब हम आपको कश्मीर से भी दिखेंगे, द न्यूज रूम 24 की आवाज पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजेगी और सबसे बेहतर कार्यक्रम हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार देखते रहिए और हमें जरूर बताइए, सब्सक्राइब भी करिए और हमारे कश्मीर के व्यूअर्स के लिए खास कि फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कश्मीर से भी अच्छे कार्यक्रम आपके लिए आ गए हैं। हम लोग खड़े हैं श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का दौर है। आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद ये पहला इलेक्शंस है और मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली फयाज साहब और ज्योति पचनंदा हैं। सोचा इनसे मिलकर बात की जाए इन इलेक्शंस की। और अहमद अली फयाज साहब से शुरू करते हैं, वादी के बारे में बात करते हैं। सर, क्या कहते हैं आप, क्या होने वाला है? होम मिनिस्टर साहब ने कल बताइए आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला इलेक्शन है। पहला इलेक्शन ये नहीं है, उसके बाद लोकसभा दिसंबर 2020 में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के इलेक्शन हुई 280 सीट्स पे, 14 डिस्ट्रिक्ट में 20 डिस्ट्रिक्ट में 14 सीट्स पे। उसके बाद अभी हमारा हुआ लोकसभा वाला इलेक्शन, जिसमें बीजेपी ने भी 2 सीट्स जीत ली। तो तीसरा इलेक्शन नहीं, जो कहने का मतलब है असेंबली वाला पहला है। असेंबली, because see what went with the 370 is the assembly, what we lost is our assembly जी, and right to vote has come back to citizens. Do you think people of Kashmir are happy this time? कोई इस बारी I think there is no boycott call, ऐसा कुछ नहीं है शायद। देखिए, as of now it appears that there is an unprecedented enthusiasm among the people. There are different reasons to it. सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो पहला असेंबली इलेक्शन मतलब लास्ट इलेक्शन हुआ था वो 2014 में हुआ था और ये उस हिसाब से 10 साल के बाद यहाँ पे हो रहे हैं। इस बीच में जो लोगों का राबिता होता है सरकार के साथ और सरकार के इदारों के साथ, वो जमहूरी इदारों के ज़रिए होता है, जिसमें पार्लियामेंट होती है, असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ये सब के सब एक्सपायर हो गए थे, इनका टर्म हो गया था। अब ये आ गया है पार्लियामेंट, अभी 2 महीने पहले पार्लियामेंट आ चुका है, जून से 2-3 महीने पहले। इस वक्त सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका मैंने जिक्र किया 2020 में जिसका चुनाव हुआ था, तो वो यहाँ पे ज़िंदा थी। बाकी जो पंचायत थे, इसके 2 टायर पंचायत भी और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल भी, ये सब के सब एक्सपायर हो चुके थे। अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन हुए थे 2018 में, वो भी एक्सपायर हो गई। सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनसिपल कमेटीज़, म्यूनसिपल काउंसिल्स, सब के सब। लेजिस्लेटिव असेंबली एबॉलिश ये हो गई थी, तहलील डिज़ॉल्व हो गई थी और उसके बाद ये तो ख़त्म ही हो गई। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था उसको कम्प्लीटली एबॉलिश ही किया गया। तो मतलब कि लोगों और सरकार के बीच में कोई राबिता ही नहीं और ब्यूरोक्रेसी के थ्रू था, जिससे लोग शायद परेशान है। और सेम हाल ज्योति साहब इस वक्त जम्मू प्रोविंस का भी है, वहाँ भी लोग शायद। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 370 हटने के बाद निसंदेह, जैसे फयाज साहब ने बोला कि पहली
इलेक्शन नहीं है, इससे पहले अलग तरह की इलेक्शन हुई है, लेकिन ये इलेक्शन वो है जिसमें 370 हटने का जो फैसला लिया गया था उसमें लोग अब अपना फैसला सुनाएंगे कि वो सही था या नहीं था। इसके बाद लोग अब इस बात पे मैं फयाज साहब से डायरेक्ट आऊँगा। देखो, तो 370 जब हटता है सर, तो दो किस्म के माहौल थे। जम्मू के लोगों ने इसको एक अलग तरीके से लिया इनिशियली, एंड कश्मीर के लोगों ने एक अलग तरीके से लिया। पर क्या गुजरे 5 सालों में डेवलपमेंट हुई है? कुछ बिजनेस में, टूरिज्म में कोई फ़र्क आया है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो यहाँ पे सिचुएशन हुआ करती थी, आज की सिचुएशन उससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो उत्साह यहाँ पे है, मतलब जो भी इंडिकेटर्स हमारे पास होते हैं 10-12 इंडिकेटर्स ये मापने के कि सिचुएशन ख़राब है या ठीक है, उसमें जो भी इंडिकेटर्स हमारे पास थे वो सब के सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब मिसाल के तौर पे आप हड़ताल ले लो, 2500 हड़तालें, मैं आपको मतलब एक एक करके मैं बताऊंगा। 2500 हड़तालें यहाँ पे हुई है 1989 से लेकर के 2019 तक। उसके बाद जब 2019 में ये हट गया आर्टिकल 370, उसके बाद कुछ महीनों तक डिस्टर्बेंस बेशक यहाँ पे रहा। कुछ मुद्दत तक सरकार ने कर्फ्यू वर्फ्यू लगा दिया, बिल्कुल किसी को भी चलने नहीं देते थे, चाहे वो सिक्योर प्रोटेक्टेड पर्सन भी हो, वो बहुत मुश्किल था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका असर कम होने लगा। तो जो दूसरा साइड है सेपरेटिस्ट्स, तो उन्होंने कहा कि दुकानें नहीं खोलनी है। फिर उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर के हिसाब से खोलनी है 4 घंटे के लिए, इस दिन पे ये मार्केट वगैरह। तो आहिस्ता आहिस्ता वो दिस वाज द टाइम इंटरनेट वाज टोटली डाउन इन कश्मीर। एग्जैक्टली, वो 1 साल मान लीजिए कि वो भी डिस्टर्बड था। उसके बाद ये कोविड आएगा तो उसमें गैप आ गया। जब वो कोविड वाला दौर ख़त्म हो गया, उसके बाद लोग भूल गए वो कम्प्लीटली। उसके बाद कोई हड़ताल वड़ताल यहाँ पे नहीं होती है। यही हुआ हाल जो पत्थरबाजी का, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, जो सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पे थी। क्योंकि लोगों को जब ये पहले इलेक्शन होते थे तो धमकियाँ मिलती थी सेपरेटिस्ट की तरफ से, मिलिटेंट्स की तरफ से, इन एलिमेंट्स की तरफ से, जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्शन हो जाएं। तो वो डराते थे लोगों को। मतलब बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए, हज़ारों लोग इसमें मारे गए हैं। तो वो बिल्कुल वो खौफ आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में ये बहुत सारे कैंडिडेट्स विदाउट एनी सिक्योरिटी जाते हैं, कैनवासिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा है कि इस इलेक्शन में कोई बाधा डाली जाए। उसके क्या वजूहत हैं, वो सिक्योरिटी। फयाज साहब, हम ज्योति पे आते हैं। ज्योति, जैसे मैंने इनिशियली कहा, व्हेन 370 वाज abolished, people of Jammu had a different perception and probably they had hopes that industry will come, बच्चों की नौकरियां लगेंगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो 5 साल के बाद क्या जम्मू के लोग भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह अपेक्षाएं थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कमिटमेंट किया था कि कमर्शियली बहुत ज़्यादा हम राइज़ करेंगे, बिज़नेस फ्लरिश होगा, नौकरियां मिलेंगी यहाँ के लोगों को। अब लोगों में ऐसी फीलिंग है कि जो बाहर से लोग आए हैं वो यहाँ ज़्यादा रूल कर रहे हैं, ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं। हालांकि कमिटमेंट कश्मीर में भी बड़ी थी कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ आई है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई दिखी नहीं है। जम्मू के लोग भी इसमें अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। हालत जरूर बदले हैं। तो इलेक्शंस में माहौल क्या है, मतलब जम्मू में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस? देखिए, यहाँ जो मुझे प्रतीत होता है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। कांग्रेस, मुझे नहीं लग रहा कि वो अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी जो पहले कभी हुआ। जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उसकी अच्छी जड़ें हैं। फारूक अब्दुल्ला को कौन नहीं जानता और कौन नहीं चाहता, एक वो लेजेंड है। वो जब आपने फारूक साहब का नाम लिया तो मैं फयाज साहब की तरफ। फयाज साहब, आपसे एक स्ट्रेट आंसर चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि लोकसभा इलेक्शंस में उमर खुद इलेक्शन हार गए, लेकिन क्या इस इलेक्शंस में इस गेम सेट एंड मैच फॉर एनसी इन श्रीनगर, इन कश्मीर? गेम सेट मतलब लगता है कि एनसी यहाँ से मैक्सिमम सीट्स निकाल के ले जाएगी? देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं, मैं आपको इनका विश्लेषण दे दूँगा। जो पार्टीज़ है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और अभी इंजीनियर रशीद की भी आई है अवामी इत्तेहाद पार्टी। पार्टीज़ तो यही हैं, पीडीपी भी और पीडीपी, 7 पार्टी। मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आप अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को काफ़ी ज़्यादा धचका लगा है। ये जो लोकसभा वाला इलेक्शन है, मतलब ये शायद
संभालेंगे अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी तक इनको काफ़ी धचका लगा है क्योंकि इनकी ज़मानत वगैरह ज़ब्त हो गई। सजाद लोन साहब की तो बच्ची है कुछ वोटों से, लेकिन अपनी पार्टी के ऑलमोस्ट खत्म जो भी कैंडिडेट्स इनके थे, इंक्लूडिंग गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो पार्टी खोली थी DPAP, उसके भी सारे के सारे कैंडिडेट्स मतलब ज़मानत जब्त हो गई, वो हारे। अब इसमें ये रह जाता है। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से बनता है, कहीं ना कहीं इनको बीजेपी के साथ इनडायरेक्टली उनकी बी टीम होने का नुकसान हुआ है? मैं समझता हूँ कि एक इम्प्रेशन यहाँ पे रहा, ये बिल्कुल आप तो जानते हैं वो इम्प्रेशन Is this a pro-Kashmir mandate and against BJP? नहीं, मैं That you cannot come to the back door? मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्थिति होती है ना, यहाँ पे एक माहौल पैदा किया जाता है कि जिसका लेबल यहाँ पे लगेगा कि ये दिल्ली वाला है और पर्टिकुलरली ये बीजेपी वाला है, उनके साथ वो बाहर वाला होगा, सॉफ्ट है, वो यहाँ से वोट हासिल नहीं करता है। इन्होंने अपने तौर पे कोशिश काफ़ी की, सजाद लोन साहब ने भी, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने भी, ये बताने कि हमें इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि जैसे कि तारुन चुग जी आए, उन्होंने सजाद लोन साहब को अपने साथ ले लिया अल्ताफ़ बुखारी के घर पर जिस वक्त इलेक्शन चल रहा था, तो उमर अब्दुल्ला और बहुत सारे लोगों ने, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने और दूसरे मेरे ख्याल से PDP के लोगों ने भी, उन्होंने बता दिया कि देखो ये एक ही थैली के चटे बटे हैं, इनका काम यही है कि PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टार कैंडिडेट्स को, दैट इज़ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनको किसी तरीके से हराना है। तो ये इनका काफ़ी वहाँ इस चीज़ से नुकसान हुआ। इंजीनियर रशीद तो जीता वहाँ से, लेकिन इन दो को भी वो डब्बू गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी धचका हुआ क्योंकि चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट उमर अब्दुल्ला होता है हमेशा, तो ये भी उसमें हार गया। लेकिन इनका फ़ायदा ये रहा कि साउथ कश्मीर से और सेंट्रल कश्मीर से 2 सीट्स उन्होंने जीत ली और अच्छी मतलब मेजॉरिटी के साथ जीत ली, और लद्दाख वाली सीट भी उन्होंने टैक्टिकल तरीके से जीत ली। इस वजह से इनका जो मनोबल है वो गिरा नहीं, इस वजह से उन्हें अपने आप को संभाला। अब जो PDP है, PDP को नुकसान हुआ क्योंकि महबूबा मुफ्ती हार गई, किसी एक जगह से वो जीत नहीं सकी, और इनके बहुत सारे लोग निकल चुके हैं पिछले 2 साल में, 40-42 लोग इंक्लूडिंग 28 MLAs में से 21 MLAs साइडलाइन। तो इस वजह से इनमें कई लोग वहाँ पे हैं जो मतलब फॉर्मिडेबल कैंडिडेट्स हैं, इंक्लूडिंग इल्तिजा मुफ्ती, डॉक्टर महबूब बेग। कितनी सीट्स? 6 सीट्स। 6 सीट्स मतलब PDP कितना आप जीतते हुए देख रहे हैं? मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि अभी मतलब हम उस मरहले पे नहीं पहुंच सके हैं जहाँ पे करते हैं, लेकिन जो मोटे तौर पे हम इस वक्त देख रहे हैं, हमारा अंदाज़ा है कि 6 और मैक्सिमम 8 सीट से आगे नहीं चाहिए। अब मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आप दोनों से, पहले मैं ज्योति जी के पास से। ज्योति जी, जिस दिन 5 अगस्त 2019 में ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैलाई गई थी, द एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कंप्लीट विद इंडिया, आपको एक इंडियन नागरिक होने के रूप में ये गाली लगी थी या कैसा लगा था? ऑनेस्टली दिल की बात। देखिए, यहाँ पर जो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले जो माहौल बनाया गया था, मैं आपको साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को 370 हटाने का देश से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। बेशक ये कुछ भी क्लेम करें, शब्दों में ना 370 का कोई फ़ायदा था, इट वाज जस्ट अ वर्ड। मेरा तो ये मानना फ़ियाज़ साहब, उस दिन श्रीनगर में तो जो था माहौल ही अलग हो गया। बट डू यू थिंक 370 वाज सच अ बिग थिंग दैट वी वर टर्म्ड एज लूजर्स, समवन हु वर नॉट इंडियंस? ये थोड़ा सा तमाचा था क्योंकि पूरे देश ने हमें एक अलग तरीके से देखा। मैं पर्सनली दिल्ली में था, मुझे ये चीज़ गलत लगी। देखो, मैं अभी भी इस पर बात करना चाहूँगा, हम हमेशा इंडियंस थे। देयर वाज सम डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स, हर फैमिली में होती है, उसको बैठकर सुलझाया जा सकता था। लेकिन उस दिन एक तोहमत जम्मू कश्मीर पे लोगों पे लगी और हमारा स्टेट ले लिया गया, हमारी नागरिकता ले गई। हम इंडियन सिटीजन्स हैं पर हम स्टेट के भी सिटीजन्स थे। 2 फ्लैग के कम से कम मैं फेवर में नहीं था, लेकिन उस दिन काफ़ी चीज़ें हैं जो हैं, एक कॉन्फिडेंस हमसे छिन गया। दिस इलेक्शन इज़ ए कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग एक्सरसाइज। और अमित शाह जी अभी 2 दिन के जम्मू के दौरे पे थे, उन्होंने गरज कर कहा कि सरकार हम बनाएंगे, जम्मू में नहीं कश्मीर में भी हम सीटें लेकर दिखाएंगे। ये नहीं कहा उसने, कहा सरकार हम बनाएंगे। उसने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी। हाँ। तो सर ये तो इंडिकेटर है ना, अगर उनकी सरकार नहीं बनी फिर किसकी? किसी की ना बने, किसकी? ओके सर, मुझे उन्होंने ये जरूर क्लेम किया कि भारतीय जनता पार्टी की ही उन्होंने नेशनल स्पोक्स पर्सन थे उनके,
आरपी सिंह, उन्होंने क्लेम किया कि हम कश्मीर से भी कम 10 सीटें आरपी जी जो बात और कहते हैं, सरकार भी अमित शाह जी की बात हो रही है। जो मुख्यमंत्री वो भी बीजेपी। उन्होंने ठीक है उन्होंने बड़ी स्मार्ट स्टेटमेंट दी कि एनसी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। आप का जो स्टेटमेंट था उस पे मैं पर उन्होंने कहा स्टेटहुड का मेरा वायदा है, मैंने सदन के पटन से कहा था स्टेटहुड हम देके रहेंगे। ये तो हमने पहले ही वादा promised है, why are you asking for it? This is a non-starter, this is no question actually. Statehood is promised, you will get it back. But मैं सोचता हूँ जम्मू एंड कश्मीर, शायद ये जो वर्ड है एंड, सर इज दिस द प्रॉब्लम, जो टनल के थ्रू हम गैप को ब्रिज करते हैं, बिकॉज जब तक हम इकट्ठे होकर एक स्टेट के लिए नहीं लड़ेंगे तो शायद लोग हमें यूज़ करते रहेंगे और ये इस लड़ाई का फ़ायदा शायद बाहर वालों को मिलता रहेगा। देखिए 1947 से ही यहाँ पे रीजनल और रिलीजियस बुनियादों पे यहाँ पे इलेक्शन लड़े गए हैं और कंपोजिशन भी उसी तरह का है। मतलब जम्मू के खिते में इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी रीजन, कश्मीर जो है इट्स अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन। और अब जम्मू में भी जो पीर पंचाल और चिनाब वैलीज हैं वो भी अपने आप को एक मुस्लिम आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो सेपरेटिस्ट इंक्लूडिंग मीरवाइज वगैरह ये तो कहते हैं ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के, इसीलिए आपको याद होगा उस वक्त डिस्ट्रिक्ट भी कम थे, ये कह रहे हैं जम्मू के 2.5 डिस्ट्रिक्ट है। इस वजह से वो हमें मानना पड़ेगा डिसएम्पावरमेंट भी जम्मू के लोगों की थी। जो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद 2014 में उनके आने के बाद जम्मू को काफ़ी उन्होंने एम्पावरमेंट दे दी, डेवलपमेंट भी दे दी, इसमें कोई शक नहीं है। उसका जोश रहा 2014 से 2019 तक। लेकिन जो दूसरी टर्म जो उनकी आई इसमें लोग देखने लगे कि हमें एग्जैक्टली ये तो बता रहे हैं उज्ज्वला ये स्कीम वो स्कीम वगैरह, हमें भी कितना मिल रहा है। पर सर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये दिस विल बी जम्मू कश्मीर 2.0, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू जम्मू कश्मीर। एंड डू यू थिंक देयर शुड बी अ चेंज इन लीडरशिप? पर्सपेक्टिव का चेंज बहुत जरूरी है। आई थिंक इट शुड बी मोर टूरिज्म ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, यूथ के जॉब्स, ये चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं या पिछली घिसी पिटी लड़ाइयाँ लड़नी है? मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे ये दो चीज़ें फैक्टर रही हैं, रीजन एंड रिलीजन। इसमें अगर आप पूरी रियासत को ले तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो भी थी 2019 तक 68% जो लास्ट से पहले इससे ज़्यादा थी, 68% मुस्लिम पॉपुलेशन, 28% नॉन हिंदू पॉपुलेशन। तो इसमें ये रहा है पहले से ही, मतलब जिस लोगों में भी एहसास ये था क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने जो मूवमेंट चलाई थी वो महाराजा के खिलाफ चलाई थी। इन अदर वर्ड्स वो दबे अल्फाज में वो जम्मू वालों के खिलाफ भी थी। Yes, वो डायरेक्टली थी, बिल्कुल थी। तो उस वक्त जब वो सिलसिला ख़त्म हो गया तो उस वक्त जब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुई 1951 में, उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पार्टी ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी सब 75 सीट्स ले ली। वो अब आप पूछेंगे कैसे ले ली, मैं थोड़ा ये समझाना दुनिया को समझाइए, हिंदुस्तान के लोग समझना चाहिए। इन्होंने इस वजह से ले ली कि उस वक्त ये डिसाइड हुआ कि 40,000 की पॉपुलेशन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी। क्योंकि 40 लाख की पॉपुलेशन इंक्लूडिंग जो गिलगित पीओके वगैरह इलाका है, तो बताया गया कि इसको 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज बना देंगे। तो इस हिसाब से 25 कॉन्स्टिट्यूंसी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पार रह गई, 75 कॉन्स्टिट्यूंसीज यहाँ रह गई। उसमें से 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज कश्मीर को दी गई, 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज जम्मू को दी गई। अब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, इसमें 28 जगहों से जम्मू प्रजा परिषद ने अपने फॉर्म भरे। यहाँ पे किसी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फॉर्म नहीं भरा। सो ऑल दीज 45 सीट्स वेंट अनकंटेस्टेड। जो जम्मू में थे इनका राबिता उस वक्त जो बाद में जनसंघ वगैरह इनके साथ बलराज माधव और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो लोग इनका वहाँ पे आर्म था जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रजा परिषद। तो जम्मू प्रजा परिषद ने 28 जगहों से फॉर्म भरा। तो उन्होंने कहा कि 11 जगहों से हमारे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर लिए गए हैं फ्रॉडुलेंटली। तो उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया। तो उसके बाद उन्होंने बाकी जगहों से भी वापस ले लिया। उन्होंने कहा हमें लड़ना ही नहीं, इन प्रोटेस्ट ने बाइकआउट कर लिया। अब रह गए 2 जगहें, क्योंकि 30 है ना जम्मू में, वहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी वापस निकाला। नतीजा यह निकला ऑल द 75 सीट्स वेंट टू शेख मोहम्मद। ज्योति जी स्माइलिंग बिकॉज इससे ये चीज एनफोर्स हो जाती है, शायद इनको मालूम भी ना हो कि देयर इज अ बायस एंड दिस बायस हैज बीन क्रिएटेड बाय लीडर्स एंड इट्स रीच्ड द रूट्स टू द पब्लिक। बट वो चेंज मैं थोड़ा सा ये जो आप पूछ रहे थे ना, मतलब इसमें मजहब का और रीजन का कितना अमल दखल है। इसके बाद जो इलेक्शन हुए 1957 में जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था 1950 में ही।
1957 में जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया और जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली, दैट इज़ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका पहला इलेक्शन हुआ 1957 में, 1957। फिर 57, 62, 67 और 72 ये जो इलेक्शन हुए, इसमें ये सारा कांग्रेस पार्टी के हाथ में था। पहले जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था, उसके बाद इंदिरा गांधी के हाथ में था। तो इस इलेक्शन में बहुत सारे जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स हुआ करते थे, उनके कागजात नामजद जो वो रिजेक्ट कर लेते थे। बट दैट वाज नॉट एसेंशियली कम्युनल, रिलीजियस और रीजनल। उसमें ये नहीं था। उसमें जम्मू में भी करते थे, यहाँ भी, यहाँ थोड़ा ज़्यादा करते थे, वहाँ पे कम करते थे। फाइनली इसमें 1977 वाला इलेक्शन हुआ और 1977 वाला इलेक्शन, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि ये पहला इलेक्शन था जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी पे एतमाद आ गया। वो क्यों आ गया? इस वजह से आ गया क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई की थी, जनता पार्टी जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई, उसी के साथ जो जम्मू की प्रजा परिषद भी बन गई थी। प्रजा परिषद इन सब इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 2 जगह 4 जगह, एक वक्त पे मेरे ख्याल से 6 जगहों पे उन्होंने कामयाबी कर ली थी हासिल। लेकिन बाद में कांग्रेस ने कोशिश कर ली अपने लोगों को, और वो उनके खिलाफ मतलब आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट में थे प्रजा परिषद के साथ, तो उन्होंने उनको दबाया। इट्स नॉट शेख अब्दुल्ला, इट वाज कांग्रेस जिन्होंने उनको जम्मू में दबाया। राज साहब, जिस तरह आप बोलते चले जा रहे हैं, शायद दर्शक भी आपको ही सुनना चाहेंगे, और शायद मैं भी थोड़ा बायस्ड हो गया हूँ। ज्योति जी पिछले 10 मिनट में शायद एक भी शब्द नहीं कहे, क्या आप इनसे साथ पूरी रजामंदी रखते हैं? नहीं, देखिए, इन्होंने इतिहास बताया जम्मू कश्मीर का कि क्या वजह रही थी जिसकी वजह से ऐसा यहाँ पर माहौल बना। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो अब इलेक्शन हो रही है, ये बड़ा डिपेंड करता है कि लोगों को मिला क्या। 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला क्या। अब मैं बताता हूँ लोग दुखी कहाँ से हैं। पूरा जम्मू कश्मीर तोड़ के रख दिया सड़कों के लिए। आप कठुआ से एंटर करते हैं, किसी को मतलब जो 50 मिनट का रास्ता होना चाहिए उसमें 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। आप जम्मू से श्रीनगर बाय रोड आते हैं तो कई जगह जाम में ऐसा फंस जाओगे कि 8-8, 10-10 घंटे आप जाम में ही फंसे रहोगे। लोग इन चीज़ों से दुखी। अब कश्मीर, कल मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, इतनी डस्ट थी वहाँ पर। पूरा कश्मीर जो एक माना जाता है एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, तो सर पेड़ों पर डस्ट पड़ी हुई है, कोई सफाई नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई नहीं। ये लोग नोट करते हैं। उसके बाद टोल इतना, अगर कोई वैष्णो देवी आता ना जम्मू कश्मीर में, तो सर जम्मू से वैष्णो देवी पहुंचने तक उसको 295 रुपये सिर्फ टोल देना पड़ता है। ये जायज़ चीज़ें हैं क्या? लोगों को दुख नहीं होता? और कठुआ से जम्मू पहुंचने तक सारी सड़क टूटी हुई है, 80 किलोमीटर है, और 80 किलोमीटर टूटा हुआ है, जिसमें से वो भी लखनपुर एंटर करते ही टोल लेते हैं। और टोल इतना बढ़ा दिया गया है कि लोग दुखी होते हैं इन चीज़ों से। इन चीज़ों को हटाने के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। यहाँ सब 2 एजेंडे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपने जो बात करी वो हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, उसमें आपने पूरी तरह से बताया कि प्रॉब्लम क्या थी और उसका हल क्या है। जब मैं ज्योति जी से बात करता हूँ तो एक गुस्सा नज़र आता है। क्या ये गुस्सा जम्मू के लोगों का है? और जो आप कह रहे हैं, इस बार जो भी पार्टी आएगी, देयर हैज़ टू बी ए कोalition. I don't think a single party can ever come to power in Jammu Kashmir. It's not happening for next 20 years at least. आपका क्या कहना है? 1999 तक जब पीडीपी बनी यहाँ पे, तब तक वन पार्टी, जैसे पहले कांग्रेस सरकार बनाती थी, वो अपने साथ किसी को रखती थी, छोटे छोटे ग्रुप्स को, लेकिन उसकी मोनोपोली कांग्रेस के पास होती थी। 1975 के बाद जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आए तो ये मोनोपोली शिफ्ट हो गई कांग्रेस की तरफ से, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में आ गई। तो मैक्सिमम सीट्स 2/3 मेजॉरिटी कश्मीर से, और उन्हें जम्मू को बिल्कुल मतलब उस वक्त बहुत कम सीट्स, मतलब 26 सीट्स मैक्सिमम जो उनको 1983 के इलेक्शन में मिली थी कांग्रेस को, और फिर 2002 के इलेक्शन में 20 सीट्स, बस इससे ज़्यादा ये आगे नहीं चाहते थे। तो इनका यही रहता था मतलब। और बीजेपी 13 तक चली गई थी, उससे ज़्यादा नहीं गई। 13 भी वो आई थी जब एजिटेशन हुई थी अमरनाथ बाबा जी को लेकर। तो ये मतलब सूरत हाल वो वहाँ पे वो थी उस किस्म की। तो इसके बाद जो भी सरकार यहाँ पे बनी है, 2002 की, 2008 की, 2014 की, ये सारी कोalition सरकारें हैं। मतलब कि मैं ये आपकी बात मान रहा हूँ, 2002 के बाद यहाँ पे फोर्सेबल फ्यूचर में किसी पार्टी के लिए अपने तौर पे सरकार बनाना नामुमकिन है। इनको लाजमी तौर पे या तो कांग्रेस को साथ रखना है या बीजेपी को। I have a very blunt question and मेरे दर्शक शायद उसके लिए मुझे फॉरगिव नहीं करेंगे। Was 2 states an ideal solution?
क्योंकि जब तक देखिए दिल नहीं मिलेंगे, वी हैव टू ब्रिज दिस गैप ऑफ एंड इन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। वो जब तक वो नहीं होगा ना तो डेवलपमेंट होगी, ना सेंटर हमारी सुनेगा, ना हम पे विश्वास करेगा। जहाँ तक बात आती है जम्मू की, हमारे लीडर सेंटर में जाके नहीं बोलते, कश्मीर लीडर्स आर वोकल, बट जब तक हम ट्यूनिंग नहीं मिला पाएंगे जम्मू कश्मीर की, व्हेन आवर काजेस आर नॉट सिमिलर, आवर राइट्स विल बी ऑलवेज अब्यूज्ड एंड वी विल लूज आवर राइट्स इवेंचुअली। आप बोलिए। जम्मू और कश्मीर के लोगों को अब पहले अगर- पहल लेना चाहिए कि हम आपसी मतभेद बुलाकर एक पार्टी उसको बुलाएं जो जम्मू को भी उतना ही ध्यान रखे जितना कश्मीर का रखा जा रहा है। एक चीफ मिनिस्टर जो बनेगा, जो आप कह रहे हैं 2 राज्य बनाए जाए, जम्मू को अलग कश्मीर को अलग, पहले ये थोड़ी डिले किया जाए। पहले हम एफर्ट करें कि जम्मू और कश्मीर की आवाम है जो वो एक हो और एक ही तरह के मतभेद बुलाकर एक ही मुख्यमंत्री चुने जो दोनों रीजन को एक बराबर in नजर- today's day and time, when Mr. Modi goes to Ukraine and says peace is the only answer, war is no solution, and when he comes back, do you think people of Jammu Kashmir will trust him? I don't think Kashmir will ever trust BJP, and I think Congress, उन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया। कांग्रेस ना कभी थी, ना वो भारत जोड़ो से उसने जोड़ पाई। आए होंगे राहुल गांधी लाल चौक पे झंडा फहराना या तकरीर करना, वो डिफरेंट था, पर वोट के लिए लड़ना ज़रूरी था। भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रेस से, डेवलपमेंट से यहाँ के लोग भी खुश हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ उनमें कोई नाराज़गी है, लेकिन वो वोट नहीं डालते। इसकी वजह तलाशनी होंगी। देखो, स्ट्राइक नहीं हो रही, पत्थरबाजी लेट्स नॉट घुमाओ फिराओ। आई वांट अ स्टेट आंसर किस चीज़ का? कि इज people of Jammu Kashmir have to trust in at least one party and give full majority for the full development and हमें पूरे राइट्स हमारे मिले। जब तक हम 2 रहेंगे ये डिवाइड रहेगा, जब तक हम खुद इसको ब्रिज नहीं करते, आई डोंट थिंक देयर इज अ डेफिनेट सोल्यूशन टू इट। मतलब ये एक आइडियलिज्म है ना जो आप बता रहे हैं। हाँ, ऐसा होगा नहीं, और जब तक ये होगा नहीं आपको वो मिलेगा नहीं जॉब। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, जम्मू का अलग स्टेट, कश्मीर का अलग, ये कॉन्सेप्ट है, और इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो इसको एडवोकेट्स है, वो अपने तौर पे इसके खूबियाँ गिनते हैं कि इससे ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे बड़ा नुकसान एक स्ट्रेटजिक पॉइंट है जो डॉक्टर शंकर, ये जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, तो इन्होंने भी वो नहीं होने दिया 2019 में, जिस वक्त ये जम्मू को एक अलग यूटी, कश्मीर को एक अलग यूटी और लद्दाख को एक अलग यूटी बनाना चाहते थे। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। इसमें अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए और दूसरे जो बैरूनी ममालिक उनके लिए आसान हो जाएगा कि चलो ठीक है, आप हमें अपना घर छोटा नहीं करना, दीवारें नहीं बनानी, बिल्कुल ठीक। बट आई कम फ्रॉम स्कूल ऑफ थॉट व्हेन आई एंटर कश्मीर। कल इन्होंने बोला एयरपोर्ट पे जाए, मेरे को एक विश्वास लगता है, मेरे को लगता है ये भी मेरा अपना। आज मैं भी डल लेक पे खड़ा था। आई कैन नॉट सी जम्मू विदाउट कश्मीर एंड कश्मीर विदाउट जम्मू, इट्स इनकम्प्लीट। ऑनेस्टली पूछिए, लोगों के बीच में भी डिवाइड नहीं है सर, हम एक दूसरे का खाना खाते हैं। जब कश्मीर के लोग जम्मू जाते हैं, आई थिंक उसी कल्चर को, डोगरा कल्चर को जीते हैं, और जब जम्मू के लोग यहाँ आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से आते हैं, कश्मीरियत को जीते हैं। आपकी नज़र में कोई एक इंसिडेंट है कोई जहाँ जब लोकल को किसी कश्मीर के किसी आदमी को जम्मू में उसकी मारपीट हुई है, नहीं। इस वजह से कि ये वो कश्मीर है, नहीं हुआ, या ना ही जब ना ही जम्मू के- कश्मीर में या जम्मू के नहीं हुई किसी आदमी को सर, there's a कश्मीर में। harmony। जब ये ऐसा है नहीं, इट मींस कि ये जो दो सर, ये cities का चंद तस्वीर लोग गलत हमको है। मिसयूज कर पा रहे हैं। शायद एजुकेशन के साथ हम इस गैप को ब्रिज कर जाएं, और एवोल्यूशन इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड एवोल्यूशन होता रहेगा। किसी दिन शायद हम हो ना हो ये चीज़ आएगी, एंड इवेंचुअली आई वांट टू से इफ on 5th of August 2019 Kashmiris were unhappy, they had their reasons, and I come from Jammu, I was in Delhi, I was unhappy too. There were reasons may be different, but I could see the statehood going was a major threat to our confidence, और वो लूज़ हुआ है सर। हमारे लोगों के पास ना नौकरियां हैं, ना हम किसी के पास जाकर बोल सकते। बाहर वाला जाके सिखाता है कि कैसे जीना है। बाहर वाले से मतलब नहीं है, वी आर इंडियंस, बट एक बाहर का दूसरी स्टेट का बाबू आकर जो हमारे कल्चर को नहीं समझ रहा, वो शायद कहीं ना कहीं इस डिवाइड को बढ़ाने में indirectly he's become a part to it. He's become, जब तक हमारी लोकल लीडरशिप नहीं पनपेगी and our government is formed and we have a full statehood, I don't think there's a solution. देखिए, स्टेटहुड वापस आएगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, दोनों रीजन्स का जो आपसी गैप है, ये जो राजनीतिक लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं,
इन पर भी अंकुश लगाना चाहिए, रास्ते विभिन्न तलाशने चाहिए कि हम कैसे एक हो सकते हैं, हमारे विचार एक हो सकते हैं और हम आपसी मतभेद बुलाकर जो थोड़े बहुत भी हैं, जैसे अभी फयाज साहब कह रहे थे, कभी ना जम्मू रीजन के लोगों को कश्मीर के लोगों ने आहत किया है, ना ही कश्मीर के लोग जम्मू में जाके आहत हुए होंगे। तो बावजूद ये सब जब है तो फिर बीच में रीज़न क्या रह गया, क्यों जम्मू और कश्मीर को अलग अलग बांटा जा रहा है? And both of you, I will say to the people of India and people of Jammu and Kashmir, एक छोटी सी स्टेट बनी थी सर, उत्तरांचल, उत्तराखंड, वो अपने रिलीजियस टूरिज्म से ही ब्लूम कर गई और आज वो स्टेट दुनिया देश की अच्छी स्टेट्स में गिनी जाती है। अगर हमारी स्टेट में देखिए, यहाँ रिलीजियस टूरिज्म भी है एंड कश्मीर तो हेवन ऑन अर्थ है ही। देयर आर सर्टेन एरियाज लाइक भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ की तरफ चला जाइए, विच आर अनएक्सप्लोर्ड। टूरिज्म कैन बी अ बिग थिंग अगर गवर्नमेंट चाहे। टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे हम वर्ल्ड बीटर्स, वर्ल्ड लीडर्स बन जाएं। इवेंचुअली दैट डे हैज़ टू कम, वी हैव टू कम टुगेदर। आई हैव दीज टू जर्नलिस्ट, one from Kashmir, one from Jammu, agreeing on most of the things. One was vocal and angry and one had a different aspect who tried to explain कि actual ground की situation क्या रही, क्या है यहाँ की history. Before signing off, one question to both of you. Sir, इस elections के बाद आप बदलाव देखते हैं? यकीनी तौर पे एक बदलाव आएगा, क्योंकि अभी तक किसी पार्टी की सरकार नहीं थी, उसको हम पॉपुलर गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब 2019 We missed our own government. से ही 18 से ही जब से महबूबा मुफ्ती की सरकार चलेगी, उसके बाद अब लोगों की सर वो महबूबा मुफ्ती की सरकार नहीं थी, वो बीजेपी पीडीपी की सरकार थी। PDP यही हम गलत हो जाते मतलब चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर नाम लेता हूँ। हाँ। जब से वो सरकार चली गई, उसके बाद कोई चीफ मिनिस्टर हमने नहीं क्योंकि देखा। वो सरकार उसके इसीलिए बाद गई कि लोगों ने उसको गवर्नर LG, महबूबा मुफ्ती की हाँ। सरकार समझा। उसके बाद गवर्नर LG, यही लोग आए ना, जो अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम it appears that there can be a chief minister, that there can be a government. तो अब आप ये कहेंगे कि इनके पावर And from Kashmir, you don't mind a chief minister if he comes from Jammu region? I have absolutely no problem. So who has the problem? I No have- one has the problem. You have the I have problem? absolutely no Chief problem. Minister देखो, from चीफ Kashmir. मिनिस्टर शुरू से Direct हम question, कश्मीर Chief Minister. से ही देखते इस आए बार भी अगर आ हैं जाए और तो- हमें कभी कोई आपत्ति हुई भी नहीं। मैंने कौन से चीफ मिनिस्टर जिनका इंटरव्यू स्वयं नहीं किया होगा, जिन्होंने कोऑपरेट नहीं Are किया? you positive about the outcome of these elections? देखो, मैं ये सोच रहा हूँ कि होना तो कामना तो यही करता हूँ कि इस चुनाव के बाद सब अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत देर से 10 साल से यहाँ कोई लोगों के मसलियात सुलझ नहीं रहे थे। जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं वो रेगुलर किसी को मिलते नहीं हैं। जब सरकार बनेगी तो लोग जाएंगे ना अपने अपने MLAs के पास, अपने अपने विधायकों के पास, जीते हुए मंत्रियों के पास जाएंगे। तो क्यों नहीं उनकी मसलियात हल होंगे, क्योंकि उनको पता है 5 साल बाद फिर हमने यही इन्हीं के जाके वोट मांगने हैं। निस्संदेह सरकार से लोगों के काम हल होते हैं और लोग संतुष्ट भी रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में लोगों की संतुष्टि नहीं होती, काम जरूर हो रहे होते हैं लेकिन हर काम नहीं होता। अपना लीडर जरूरी होता है, चाहे पंचायत लेवल पे हो, चाहे MLA हो, MP हो, क्योंकि जो मैं अभी बोला आपके सवाल के, उसमें वो आधा सेंटेंस रह गया। Please. वो ये कि अगर यहाँ पे ये कौन, ये मैं और आप नहीं चुनते हैं ना, ये चुनते हैं लोग, जनता। फिर लोग MLAs बनाते हैं, वो MLAs चुनते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन उनका लीडर। अगर एक फ्री फेयर क्लीन इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो जाता है और उसमें 46 लोग ये डिसाइड करते हैं 90 में से, अब तो उन्होंने 5 और भी बढ़ा दिए, मान लो कि अब 48 लोग वहाँ पे एक सरकार बनाते हैं और वो किसी को भी चुनते हैं चीफ मिनिस्टर, वो हर एक को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को इम्पोज करेंगे, जम्मू से ला करके, किसी दूसरी जगह से ला करके या कश्मीर से ला करके भी किसी को इम्पोज करेंगे थ्रू मैनिपुलेशन, वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फेस्टिवल्स बहुत होते हैं साल में, कल गणेश चतुर्थी थी, आज हम यहाँ खड़े हैं जब जम्मू कश्मीर के लोग बहुत बड़ा पर्व, बहुत बड़ा उत्सव मना रहे हैं, जिसकी कल्मिनेशन 8 अक्टूबर को होगी। एंड आई होप वी हैव अ पॉपुलर गवर्नमेंट एंड अ worthy chief minister. I would say worthy because he has to fight with the center. Whatever party, whichever party he comes from, he has to fight for his public, his citizen, with center, maybe to get the full statehood. That's a big fight, Fayaz sir. Signing off. I need a line from you. मैं समझता हूँ कि ये चूँकि मतलब हर एक पार्टी का यही है, इस वक्त तो 370 की वापसी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, ये सारी की सारी पार्टी तो आप देख रहे हैं Common agenda. और इस पर ये कांग्रेस भी ये बोल रही है, 370 वो नहीं बोल रही, और 370 इज डाउन एंड डंप एंड डस्टेड। जो उसकी बात करता है बेवकूफ, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। और रेस्टोरेशन ऑफ ये जो है स्टेटहुड, ये खुद होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का असेंबली में उन्होंने पूरे जोर के साथ कहा है। पार्लियामेंट में किया हुआ वादा है। इसमें मुझे कोई शक उन्होंने नहीं है। कश्मीर में आके जून में हाँ, बोला प्रधानमंत्री यहाँ के। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो स्टेटहुड है
ये असेंबली बनने के फ़ौरन बाद वापस आएगा। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने तौर पे ही ये कर वापस देगी, ये करेगी, कर किसी को देगी। क्रेडिट देने नहीं देगी मेरे ख्याल से। साइनिंग अप में जो मुख्यमंत्री यहाँ आएगा ना, उसका सबसे बड़ा दायित्व ये होना चाहिए, पास्ट जो भी हुआ किसी, चाहे वो कश्मीर रीजन से हो या जम्मू रीजन से, उसको दोनों रीजन को क्लब करना है, एक साथ लेना है। जितना काम वो कश्मीर के लिए करे उतना जम्मू के लिए करे, और जो जम्मू के लोगों के लिए सोचता उतना कश्मीर। तो शायद आने वाले दिनों में ऐसी नौबत ही ना आए कि हम आपस में कहीं डिफरेंसेस देख भी पाएँ। देश हमारा है, सेंटर में सरकार हमारी है। अब जम्मू कश्मीर अपनी सरकार चुनने जा रहा है। 8 अक्टूबर के बाद जो भी लोगों की चुनिंदा सरकार होगी वो दिल्ली की सरकार के बाद बैठकर जम्मू कश्मीर का फैसला करेगी। और मैं होप करता हूँ ये कॉर्डियल हो, ये पीसफुल हो और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और आवाम के लिए अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू।